सो टुडे वी आर स्टार्टिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में दो मेथड्स हमने किए हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड। दोनों सही है। मैं इससे सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आप लोगों को जो मुश्किल लगता है, वो है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो आज हम उसी टॉपिक को रिवाइज कर रहे हैं, उसी के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। तीन बेसिक क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। अगर ये तीन तरह के क्वेश्चंस आपको क्लियर हो जाते हैं, अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपका ये क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। और 90% 90-95% चांस है कि इसका क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। 5 to 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। डेप्रिसिएशन, इसकी जर्नल एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। अगर हम फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। अगर मशीनरी पे लगा रहे हैं तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। जिस एसेट पे भी हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। उसका मतलब है कि हमने उस एसेट की वैल्यू कम कर दी है। डेप्रिसिएशन हमारा नॉमिनल एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, तो ये हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, उसी साल राइट ऑफ कर देते हैं, वो हमारा खर्चा है। और एसेट को हम क्रेडिट करते हैं, इसका मतलब है हम उस एसेट की वैल्यू डिक्रीज करते जाते हैं। तो एज पर गोइंग कंसर्न एंड एज पर हिस्टोरिकल कॉस्ट हमें हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है, जिससे हम करेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेट कर सके। तो उसके लिए हम कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, मगर उसे मार्केट वैल्यू से रिलेट नहीं करते। तो एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। इस केस में हमारे एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। मगर एक और मेथड इसका होता है, अगर हम कहते हैं कि नहीं, हमें तो अपना एसेट कॉस्ट पे रखना है, कि कभी मुझे ये देखना हो कि कितने में खरीदा है, कितनी वैल्यू है हमारे एसेट की, तो आप ये जिद करते हैं नहीं, मुझे तो अपना एसेट कॉस्ट पे रखना है, मगर ये भी कंपल्सरी है कि आपको डेप्रिसिएशन तो चार्ज करना ही करना है। तो उस केस में हम थोड़ी सी एंट्री चेंज कर देते हैं। हमारी एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इस केस में देखिए, हम डेप्रिसिएशन तो चार्ज कर रहे हैं, मगर एसेट की वैल्यू चेंज नहीं कर रहे। अगर आप ध्यान करेंगे, इसमें हम एसेट के तो एज इट इज रख रहे हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करना कंपलसरी है, वो तो हम करेंगे ही करेंगे, मगर हमने एसेट को क्रेडिट नहीं किया, वो एज इट इज है। उसकी जगह मैंने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्रेडिट कर दिया, जो इकट्ठा होता जाता है। इसका नेट इंपैक्ट ये होता है, हमारा कॉस्ट तो, हमारा जो एसेट है वो तो कॉस्ट पे मेंटेन रहता है, और जितना डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में एक्यूमुलेट होता चला जाता है। तो अगर हमें डेप्रिसिएशन एसेट पे चार्ज करना है तो एंट्री होती है डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर, डेप्रिसिएशन टू एसेट। अगर हमें एसेट कॉस्ट पे मेंटेन करना है तो हमारी एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इसमें मेन पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि एसेट को हम कॉस्ट पे मेंटेन करते हैं। चलिए इसे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Following balances appear in the books of Priyank Brothers on 1st April 2020. ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, सबसे सिंपल क्वेश्चन में आता है। मशीनरी अकाउंट कॉस्ट है 20 लाख, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 8 लाख। On 1st April, they decide to sell a machine for 5 lakh. This machine was purchased for 7,50,000 on 1st April 2017. Prepare machinery account and provision for depreciation account for the year ended 31st March 21, assuming that the firm has been charging depreciation at the rate of 10% per annum on straight line method. तो हमेशा पहले फर्स्ट वर्ड से लास्ट वर्ड तक रीड करिए। सेकेंड स्टेप पे हम अपनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे, तीसरे स्टेप पे सॉल्व करेंगे। तीन पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं हर क्वेश्चन में करते हुए। पहला स्ट्रेट लाइन मेथड है, ये रिटन डाउन वैल्यू मेथड। दूसरा कैलेंडर ईयर है या फाइनेंशियल ईयर। तीसरा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। हमेशा जब क्वेश्चन रीड करें इन तीन चीजों पे फोकस करिएगा, और वर्किंग नोट्स में तो हमें लिखना ही लिखना है। आई एम रिपीटिंग, पहला स्ट्रेट लाइन मेथड है या रिटन डाउन वैल्यू मेथड। कैलेंडर ईयर है, मतलब 1 जनवरी से 31 दिसंबर है, या फाइनेंशियल ईयर है, मतलब 1 अप्रैल से नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च तक है। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है। अगर आपने इन तीनों में से कोई भी चीज गलत ले ली तो आपको 0 नंबर मिलेगा, उसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। ज्यादा से ज्यादा ओपनिंग बैलेंस लिखने का आधा नंबर मिल जाएगा, अदरवाइज पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो तीन चीजों का जरूर ध्यान रखिएगा। अपने रजिस्टर में 3 चीजें लिखिए, इसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन लिखिए। 1 अप्रैल को मशीनरी का बैलेंस है 20 लाख, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस है 8 लाख।
हमने 1 अप्रैल मतलब जैसे ही साल शुरू हुआ तभी मैंने मशीनरी सेल कर दी 5 लाख की, इसे यूज नहीं किया इस साल में, तो हम करंट ईयर में इस मशीनरी पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। तो हम 5 लाख पे सेल कर दी और 1 अप्रैल को ही सेल कर दिए, तो हम करंट ईयर में इस मशीनरी पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। मशीन वाज परचेज फॉर 750 ऑन 1 अप्रैल 2017। मेन डेप्रिसिएशन का जो हमें जो हमें देखना होता है वो ईयर ऑफ परचेज और ईयर ऑफ सेल में देखना होता है। बीच के जो साल होते हैं उसमें तो आंख बंद करके पूरे साल डेप्रिसिएशन लगा ही दो। मेन जो आपको ध्यान रखना है वो ईयर ऑफ परचेज और ईयर ऑफ सेल। नाउ वी हैव टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर 31 मार्च 2021। हमारा फाइनेंशियल ईयर है, स्ट्रेट लाइन मेथड है और डेप्रिसिएशन है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। हमेशा 2 आमने सामने पेजेस रखिए, बेशक आपका रजिस्टर हो जिसमें आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या एग्जाम शीट हो, उस दोनों केसेस में क्वेश्चन में आमने सामने पेपर रखिएगा, पेज टर्न ना करें। लेफ्ट साइड में हम अपना मेन आंसर लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, जिसे हम पीएफडी भी कहते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीनरी हमारा एसेट है तो इसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट होगा। फर्स्ट अप्रैल टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस है हमारा 20 लाख का। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑल रिजर्व्स ऑल प्रोविजंस हैव द क्रेडिट बैलेंस। तो 2020 1 अप्रैल हमारा ओपनिंग बैलेंस है बाय बैलेंस बीडी प्रोविजन का 8 लाख। पहले स्टेप में मैंने सिर्फ ओपनिंग बैलेंस लिख लिया। लेफ्ट हैंड साइड में आप हाफ एंड हाफ पेज यूज करेंगे, आधे पेज में मशीनरी अकाउंट, दूसरे आधे नेक्स्ट हाफ में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। उसके बाद राइट हैंड साइड पे हम वर्किंग नोट्स बनाएंगे। वर्किंग नोट्स में हमारा ओपनिंग बैलेंस है 20 लाख, उसमें से सोल्ड, इसमें से हमने 7,50,000 मशीनरी की कॉस्ट की मशीनरी सेल कर दी है। ध्यान रखिएगा हम कॉस्ट को कॉस्ट रिलेट करेंगे। 20 लाख जो गिवन है ये हमारी कॉस्ट है, तो हमने 7.5 लाख की 7,50,000 कॉस्ट की मशीनरी सेल कर दी है। ये मशीनरी हमने परचेज की थी 1 अप्रैल 2017 और सेल की है 1 अप्रैल 2020। जब भी हम सेल करते हैं उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पहला सेल वैल्यू, फिर डेप्रिसिएशन एंड लास्ट इज लॉस। तो इसमें हमें गिवन है ऑन 1 अप्रैल दे डिसाइड टू सेल अ मशीन फॉर 5 लाख, सेल वैल्यू इज 5 लाख। Machine was purchased for 7,50,000 on 1 April. You have to prepare machinery account and provision. Then we have to follow straight line method at the rate of 10% per annum and we are following financial year. ये मैंने क्वेश्चन कॉपी किया, हमने सिर्फ क्वेश्चन लिखा है, अभी अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। पहले लेफ्ट हैंड साइड में हमने ओपनिंग बैलेंसेस लिखे, उसके बाद हमें गिवन है कि 20 लाख की मशीनरी में से 7,50,000 कॉस्ट की मशीनरी मैंने सेल कर दी फॉर 5 लाख। वो मैंने खरीदी थी 1 अप्रैल 2017 को और सेल किया 1 अप्रैल 2020 को। सेल वैल्यू गिवन है हमारी 20 लाख में से 7,50,000 कॉस्ट की मशीनरी सेल हो गई है, तो मतलब रिमेनिंग है 20 लाख माइनस 7,50,000, दैट इज इक्वल टू 12,50,000। ये मेरी बची हुई मशीनरी है। हमेशा पहले हम ये कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि ये कंपैरेटिवली आसान होता है और इसका डेप्रिसिएशन भी हम साथ के साथ लगा लेंगे। बची हुई मशीनरी मैंने पूरे साल यूज की है तो इसका 10% 1,25,000।
ये करके हम साइड करते हैं। अब आते हैं जो मशीनरी हमने सेल कर दी है। तो डेप्रिसिएशन हमने परचेज की थी 1 अप्रैल 2017 को, पहला साल हो गया 1 अप्रैल 2017 टू 31 मार्च 2018। नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2019। Then 1 April 2019 to 31 March 2020। और अगला साल हम नहीं लेंगे क्योंकि उस साल तो हमने सेल ही कर दी, उसकी जरूरत ही नहीं है। तो डेट में सबसे इंपॉर्टेंट ईयर ऑफ परचेज और ईयर ऑफ सेल। तो ईयर ऑफ परचेज 1 अप्रैल 2017 मैंने शुरू में ही खरीद ली, मैंने पूरे साल यूज किए, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। पूरे साल का डेप्रिसिएशन मतलब 7,50,000 का 10% 75,000। अगले साल बीच के साल में तो कंप्लीट डेप्रिसिएशन लगना ही है। लास्ट ईयर में डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा क्योंकि मैंने शुरू में ही सेल कर दिया, 1 अप्रैल को ही सेल कर दिए, तो लास्ट ईयर में नहीं लगेगा। तो इसका टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 2,25,000। दिस इज टोटल डेप्रिसिएशन। अब हम लॉस निकालेंगे। 7,50,000 हमारी कॉस्ट थी, उसमें से 5 लाख की मशीनरी मैंने सेल कर दी है और उस पर अभी तक 2,25,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, मतलब लॉस आ गया है आपका 25,000। मतलब बेसिकली आप ये कह सकते हैं इन तीनों का टोटल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए, 5 लाख प्लस 2,25,000 प्लस लॉस, इन तीनों का टोटल आपका कॉस्ट के इक्वल होना चाहिए। इसकी हमारी जर्नल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट। जब हम एसेट सेल करते हैं तो उसका नामो निशान मिटा देते हैं, मतलब खत्म हो गया, मशीनरी सेल कर दी, तो उससे रिलेटेड जो भी हमारे अमाउंट्स हैं हम सारे राइट ऑफ कर देते हैं। तो बैंक अकाउंट पैसे आ रहे हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, जितना डेप्रिसिएशन मैंने अभी तक इकट्ठा किया था उसकी मुझे जरूरत नहीं है। लॉस ऑन सेल डेबिट 25,000 टू मशीनरी अकाउंट 7,50,000। हम इस एंट्री को पोस्ट करेंगे। एक बार मैं रिपीट कर रही हूं पूरा ये। पहले हमने ओपनिंग बैलेंस लिखा, क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन गिवन थी वो सारी नोट डाउन कर ली। पहले हमेशा जो रिमेनिंग है उसको कर लो क्योंकि वो कंपैरेटिवली हमेशा इजी होता है। तो इसमें मेरी 12.5 लाख की 12,50,000 की मशीनरी बच गई थी, उसमें मैंने 10% डेप्रिसिएशन लगा लिया 1,25,000। इससे मेरा टाइम काफी बच जाएगा, जब मैं अकाउंट बनाऊंगी तो मेरे पास फिगर्स अवेलेबल होंगी, तो मुझे दोबारा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हम आते हैं जो सेल की है, उसमें सेल वैल्यू हमें गिवन है 5 लाख। डेप्रिसिएशन सबसे शांत दिमाग से आप डेप्रिसिएशन निकालना, बाकी सब तो आराम से हो जाता है, डेप्रिसिएशन में सबसे ज्यादा ध्यान लगाना है आपको। और उसमें भी जो ईयर ऑफ परचेज है और ईयर ऑफ सेल है, ये अमाउंट हमारे डायरेक्ट भी आ जाते हैं मगर उसमें कई बार गलती हो जाती है। तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि आप टोटल ईयर्स लिख लो कि इस दिन से इस दिन तक हमने ये टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज किया। फिर हम लॉस निकालेंगे। लॉस में टोटल कॉस्ट 7,50,000 माइनस सेल वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन, ये आ गया मेरा लॉस। अब हम इसे पोस्ट करते हैं। मशीनरी में जैसे मैंने एंट्री की थी उसको पोस्ट करूंगी, डेट है 2020 1 अप्रैल, मैंने पहले दिन ही सेल कर दिए। तो बाय बैंक अकाउंट वी हैव सोल्ड फॉर 5 लाख, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, जितना मैंने अभी तक उस मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगाया था, बाय लॉस ऑन सेल 25,000। मैंने पूरे 7,50,000 को मशीनरी में से हटा दिया। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस साल के आखिरी में 2021 31 मार्च, वैसे तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हो मगर हमारे पास ऑलरेडी ये बैलेंस है 12,50,000। ये जो हमने अकाउंट बनाया था उसमें रिमेनिंग बैलेंस 12,50,000 ये ऑलरेडी मेरे पास है, तो ये कैलकुलेशन का टाइम बच जाता है। टोटल हो गया 20 लाख। जहां भी बैलेंस डीडी होता है वहां डीडी लिखना कंपलसरी होता है। साल के अगले दिन 2021 1 अप्रैल टू बैलेंस डीडी 12,50,000, ये मेरा अकाउंट बन गया।
अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में हम पहले जो 1 अप्रैल को मशीनरी सेल की है उसका डेप्रिसिएशन हटा देंगे, तो 2020 1 अप्रैल टू मशीनरी अकाउंट 2,25,000, ये सेम अमाउंट है। आप देखेंगे यहाँ पे जो हमने लिखा था हमने वही अकाउंट ट्रांसफर किया है। डबल एंट्री फॉलो कर रहे हैं, एक अकाउंट डेबिट हो रहा है, एक क्रेडिट हो रहा है। अगर आप एंट्रीज भी चेक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट हो रहा है 2,25,000 से, और मशीनरी अकाउंट टोटल 7,50,000 से क्रेडिट हो रहा है। एग्जैक्टली मैंने यही पोस्ट किया है यहाँ पे, पहले मशीनरी को पूरा 7,50,000 से क्रेडिट कर दिया, उसे तोड़ के, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में से 2,25,000 मशीनरी गई तो उसका प्रोविजन भी हटा दो, तो ये हमने 2,25,000 डेबिट कर दिया। अब जो बची हुई मशीनरी है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे साल के आखिरी में। एंट्री होती है डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन, वो सेम अमाउंट है जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 1,25,000। हमने यहां पे जो किया था टोटल डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग एसेट 1,25,000, ये यही अमाउंट है। यहां पे हम लिख देंगे 1,25,000, फिर क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे। साल के आखिरी में क्लोजिंग बैलेंस 2021 31 मार्च टू बैलेंस सीडी 7 लाख, और टोटल के नीचे एज यूजुअल 2021 अगले साल की फर्स्ट डेट पे ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी 7 लाख। स्टेप बाय स्टेप करिए, पहले ओपनिंग बैलेंस, फिर वर्किंग नोट्स, वर्किंग नोट्स के बाद पहले मशीनरी अकाउंट क्लोज करिए, उसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करिए। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में भी पहले जो एसेट सेल कर दिया उसका डेप्रिसिएशन हटा दो, ये अमाउंट सेम आते हैं। शुरू के कुछ क्वेश्चंस में हमेशा ये एरो बनाइएगा ताकि याद रहे कि इसी अमाउंट को ट्रांसफर करना है और इस साइड पे करना है। फिर जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन होगा वो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, एंड यू विल गिव द क्लोजिंग बैलेंस। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर का क्वेश्चन आपका सिंपल इतना आता है, इतना सा आपको करना है, यू विल गेट फुल 6 मार्क्स। और कोशिश करिएगा पेज टर्न ना करना पड़े, हाफ एंड हाफ यूज करिए। इस क्वेश्चन को दोबारा करिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है। जनरली ये क्वेश्चन सबसे कॉमन है, सिर्फ फिगर्स चेंज होती है, क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम होता है। फॉलोइंग बैलेंस अपीयर इन द बुक्स ऑफ सी लिमिटेड ऑन 1 जनवरी 2019। 1 जनवरी, इसमें जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दिस इज द कैलेंडर ईयर, में जो ओपनिंग बैलेंस गिवन है वो 1 जनवरी को गिवन है। डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन में ये बहुत ध्यान देना है आपको कि कैलेंडर ईयर है, फाइनेंशियल ईयर, उसके हिसाब से हमारी वैल्यूज चेंज हो जाती है। तो ये 1 जनवरी की वैल्यूज है, मशीनरी 15 लाख, provision for depreciation 5,50,000. On 1st April, a machinery which was purchased on 1st January 2016 for 2 lakh was sold for 75,000. A new machinery was purchased on 1st July 2019 for 6 lakh. Depreciation is provided on machinery at 20% per annum on straight line method. Books are closed on 31st December every year. Prepare machinery account and provision for depreciation account for the year ended 31st December 2019. तो इसमें पहला डिफरेंस जो है लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में, वो फाइनेंशियल ईयर था, ये कैलेंडर ईयर है। दूसरा, हमने जो सेल की है वो साल के बीच में की है। पिछले क्वेश्चन में हमने खरीदी भी शुरू में थी, सेल भी शुरू में की थी। इसमें हमने खरीदी तो 1 जनवरी को है, मगर जब सेल की है इट इज ऑन 1 अप्रैल, साल के बीच में, मतलब करंट ईयर का 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने यूज करने के बाद ये मशीनरी सेल की है। उसके बाद 1 जुलाई को मैंने 6 लाख की नई मशीनरी परचेज की है। ये हम इस मशीनरी पे हम 6 लाख का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, आई एम सॉरी, 6 लाख पे हम 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगा लेंगे, और डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 20% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। ये इंफॉर्मेशन नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, पहले लेफ्ट पेज पे हम ये दोनों अकाउंट्स बना लेंगे, हाफ एंड हाफ. मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. मशीनरी अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस ऑन 1st January 2019 to balance BD 15 lakh. Provision for depreciation 2019 1st January by balance BD. आप देखेंगे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, 99% पूरा क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है. 5,50,000. पहले हमने ओपनिंग बैलेंस लिख लिया. कमिंग टू वर्किंग नोट्स. वर्किंग नोट्स या तो सबसे शुरू में होंगे या सबसे आखिरी में होंगे, बीच में आप वर्किंग नोट्स नहीं दिखा सकते. तो हमारी टोटल मशीन थी 15 लाख की. सोल्ड on 1st April 2019, a machinery which was purchased on 1st January 2016, it was sold on 1st April 2019. A machinery which was purchased on 1st January for 2 lakh was sold for 75,000. Sale value है हमारी 75,000. A new machine is purchased on 1st July. हमने एक नई मशीनरी परचेज की है 6 लाख की. न्यू 6 लाख ऑन 1st July 2019. इसको स्पेशली मार्क करके रखिएगा डेट को, क्योंकि अक्सर हम इस टाइम पे गलती कर देते हैं, इसमें टाइम लेना भूल जाते हैं, हम गलती से पूरे साल का ले जाते हैं. उसके बाद डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट SLM at the rate of 20% per annum and we are following calendar year. मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन कॉपी किया है. अब आगे बढ़ते हैं. मैंने 2 लाख की मशीनरी सेल की है, 15 लाख में से 2 लाख की मशीनरी सेल कर दी, तो बची मेरी 13 लाख की. बैलेंस या रिमेनिंग 13 लाख. जैसे मैंने कहा था पहले हम इस पे डेप्रिसिएशन लगा के छोड़ देते हैं. बैलेंस 13 लाख. इसका डेप्रिसिएशन पूरे साल का लगेगा 2,60,000. 20% निकालना बहुत आसान होता है. 13 लाख का 10% मतलब आखिरी का एक जीरो हटा दो तो होगा 1,30,000. 20% हो गया उसका डबल 2,60,000. फिर जो नई मशीनरी परचेज की है उस पर डेप्रिसिएशन लगा देंगे. सिंपल वही रेट लगेगा 6 लाख प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम. ये रेट पेन से मार्क कर लीजिएगा. तो 6 लाख का 20% 1,20,000, उसका आधा 60,000. ये मेरा डेप्रिसिएशन न्यू मशीनरी पे है. हमेशा आखिरी पे आते हैं जो बची हुई है, जो सेल की है हमने. तो इसमें हमने 2 लाख की मशीनरी सेल की है. सेल वैल्यू 75,000. डेप्रिसिएशन एंड लॉस. तो डेप्रिसिएशन की बात करें, पहला हमारा हो गया 1st January 2016 टू 31st December 2016. Then 1st January 2017 to 31st December 2017. 1st January 2017 to 31st December 2018. 1st January 2019 हमने सेल किया 1st April 2019. इसको क्योंकि पूरे साल का नहीं लेना तो हमेशा अंडरलाइन कर लीजिए. जो इंपॉर्टेंट 2 कलर का पेन लेके बैठिए, एक ब्लू ब्लैक रेड कोई भी 2 कलर यूज कर लीजिए. उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके हाईलाइट करते रहिए ताकि आपको ध्यान रहे क्वेश्चन करते वक्त इन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है. तो इसमें फर्स्ट ईयर हमने 1st जनवरी को खरीद लिया था, पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा 2 लाख का 20% 40,000. अगले साल बीच के 2 साल हमारे कंप्लीट ईयर्स हैं ही, उसमें कोई टेंशन नहीं है. लास्ट में हम सिर्फ 3 महीने का लेंगे, जनवरी फरवरी मार्च. 1st अप्रैल को हमने सेल कर दिया तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन लेंगे, दैट वुड बी 10,000. 2 लाख इंटू 20% इंटू 3/12 10,000. तो टोटल डेप्रिसिएशन हो गया मेरा 1,30,000.
लॉस 2 लाख माइनस 75,000 माइनस 1,30,000। आप देखेंगे मेरा आंसर नेगेटिव में आ रहा है। अगर नेगेटिव में आ रहा है इसका मतलब होता है प्रॉफिट। इसको अगेन रेड पेन से मार्क कर लेना। अगर आंसर आपका नेगेटिव आता है तो इसका मतलब होता है प्रॉफिट। मैं जो कैलकुलेट कर रही हूं वो है लॉस, मगर अगर ये आंसर मेरा नेगेटिव में आ जाए इसका मतलब होता है प्रॉफिट। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये मेरा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है जो हम चार्ज करें। इसमें 3 नई चीजें थी। पहला, हमने नई मशीन, एक तो कैलेंडर ईयर है, दूसरा हमने नई मशीनरी खरीदी है, उसके हिसाब से हम एंट्री करेंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे, जितना टाइम यूज किए वो लगा लिया हमने। उसके बाद सेल के केस में हमने, हमारा लॉस आ रहा है, लॉस का फॉर्मूला लगाया था, मगर प्रॉफिट आ रहा है क्योंकि नेगेटिव में फिगर आ रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमने इसे करंट ईयर में यूज किया है तो हमें ये डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। चलिए इसकी पोस्टिंग करते हैं। मशीनरी अकाउंट हमने सबसे पहले 1 अप्रैल को सेल कर दिया, तो 2019 1 अप्रैल बाय बैंक बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इसमें हमने सेल की थी इसे हाँ जी, हमने सेल किया था इसे 75,000 में, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है 1,30,000। जब हम इसकी एंट्री बनाएंगे तो ध्यान रखिएगा प्रॉफिट बहुत घमंडी होता है। लॉस बेचारा दबा कुचला मासूम सा, वो तो हमेशा सेल के साथ साथ चलता है, मगर जो प्रॉफिट होता है वो बहुत घमंडी होता है। वो हमेशा सेल से उल्टा चलता है, कहता है मैं तो प्रॉफिट हूं, मैं साथ कैसे चल सकता हूं। वो हमेशा उल्टा चलेगा, हमेशा। तो इसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 75,000, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 1,30,000 टू प्रॉफिट ऑन सेल। प्रॉफिट उल्टा जाता है हमेशा, 5,000 टू मशीनरी अकाउंट 2 लाख। इसको हम पोस्ट करेंगे बाय बैंक बैंक 75,000, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 1,30,000। प्रॉफिट उल्टा जाएगा 1 अप्रैल को टू प्रॉफिट ऑन सेल 5,000। इसका काम खत्म हो गया। अब हमने नई मशीनरी परचेज की है 1 जुलाई को, तो टू बैंक 6 लाख। अब हम क्लोज कर देंगे। इसमें आप एंट्रीज ऊपर नीचे नहीं कर सकते क्योंकि हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनाते हैं। तो 1 अप्रैल को पहले हमने सेल किया है, फिर 1 जुलाई को हमने नई मशीनरी खरीदी है। क्लोजिंग बैलेंस 2019 31 दिसंबर, कैलेंडर ईयर है, बाय बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी में आपके पास 13 लाख की तो ये मशीनरी है और 6 लाख की और खरीदी है, तो अ बैलेंस इज 19 लाख। जहां पे बैलेंस सीडी आता है वहां पे बीडी तो आएगा ही। तो अगले साल 2020 1 जनवरी ओपनिंग बैलेंस बिकम्स 19 लाख, जो बची मशीनरी मेरी। अब आते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। इसमें पहले 1 अप्रैल को मैं जो करंट ईयर में मशीनरी सेल किया उसका जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है मैं वो लगाऊंगी बाय डेप्रिसिएशन। इसमें देखेंगे हमने करंट ईयर में 10,000 का डेप्रिसिएशन लगाया, तो बाय डेप्रिसिएशन 10,000। इसको रेड पेन से मार्क कर लेना। इसमें बहुत ज्यादा गलती होती है, बच्चे सब कुछ सही कर देते हैं, सारे अमाउंट्स भी सही आते हैं, बस ये डेप्रिसिएशन लिखना भूल जाते हैं। 90% 92% बच्चे ये गलती करते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि हम करंट ईयर की बुक्स बना रहे हैं, इसमें हमने 3 महीने यूज करने के बाद मशीनरी सेल की है। ये 10,000 करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है, इसलिए हम इसकी एंट्री यहाँ पे करेंगे। उसके बाद हमने सेल कर दी है
1 अप्रैल टू मशीनरी अकाउंट, हम ये अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे टू मशीनरी। अमाउंट इज 1,30,000। तो जो सेल हो गई थी उसका काम तो खत्म हो गया। अब हम नया डेप्रिसिएशन लगाएंगे 31 दिसंबर को बाय डेप्रिसिएशन। डेट्स का ध्यान रखिएगा। डेप्रिसिएशन एक तो हमारा 60,000 है और 2,60,000, टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 3,20,000। 60,000 जो नई मशीनरी पे लगाया था प्लस 2,60,000 जो बची मशीनरी पे लगाया था, 3,20,000। अब हम क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे 2019 31 दिसंबर टू बैलेंस सीडी। $7,50,000। तो यहां पे हम ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे 2020 1 जनवरी बाय बैलेंस बीडी 7,50,000। ये होता है हमारा सेकेंड टाइप क्वेश्चन। इसमें कैलेंडर ईयर है, नई मशीनरी खरीदी है और हमने साल के बीच में परचेज किया है या साल के बीच में सेल की है, उसका टाइम आपको ध्यान रखना है। उसकी कैलकुलेशन स्पेशली शुरू के एटलीस्ट क्वेश्चन में रेड पेन से मार्क करते जाइएगा कि ये पॉइंट नहीं भूलने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऑन हाँ जी, on 1st April 2018, following balances appeared in the books of K Traders. Furniture account 50,000, provision for depreciation on furniture account 22,000. On 1st October 2018, a part of furniture purchased for 20,000 on 1st April 14 was sold for 5,000. फिर हमने साल के बीच में सेल कर दी। हमने खरीदी तो 1 अप्रैल को थी, ठीक है, हम उस साल जो ईयर ऑफ परचेज है उसमें तो हम लगा लेंगे, मगर हमने सेल किया 1 अक्टूबर, मतलब 6 महीने यूज करने के बाद हमने सेल किए। On the same date, a new furniture costing 25,000 was purchased. Depreciation was provided at the rate of 10% per annum on original cost of the asset, मतलब straight line method, and no depreciation was charged on the asset in the year of sale. इसमें ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैं बार बार कहती हूं कि फर्स्ट वर्ड से लास्ट वर्ड तक पहले रीड किया करो। अक्सर बच्चे ये लाइन तो खा ही जाते हैं, देखते ही नहीं, भूल ही जाते। इसमें क्लियरली लिखा है नो डेप्रिसिएशन वाज चार्ज ऑन द एसेट इन द ईयर ऑफ सेल। ये तो बोनस है। आप जब फर्नीचर 1 अक्टूबर को सेल कर रहे हो तो मतलब हमने 6 महीने का डेप्रिसिएशन नहीं लगाना है, तो और भी अच्छा है। तो ऐसी लाइन कैसे स्किप कर सकते हो? तो इसमें हम जो 2018 1 अप्रैल 2018 से 1 अक्टूबर 2018 तक का डेप्रिसिएशन है वो चार्ज नहीं करेंगे, मगर हाँ जो हमने साल के बीच में खरीदी है उस पर हम 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। क्वेश्चन में कह रहे हैं नो डेप्रिसिएशन वाज चार्ज इन द ईयर ऑफ ऑन द एसेट इन द ईयर ऑफ सेल। परचेज की बात नहीं कर रहा, तो इसलिए जो परचेज कर रहे हैं उस पर तो पूरा डेप्रिसिएशन लगाएंगे, मगर जो सेल कर रहे हैं उस पर नहीं लगाएंगे। पहले हम ओपनिंग बैलेंसेस लिखेंगे। फर्नीचर अकाउंट, एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। फर्नीचर का बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2018